जब हम लोग यूक्लिड के ज्यामितीय परिचय के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखो, ये बहुत पहले से एक बात रहा है कि जितने भी लोग होते हैं वो चाहते हैं कि हम विभिन्न प्रकार की जो आकृतियाँ हैं उसका अध्ययन करें। चतुर्भुज का है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या है, आयत क्या है, त्रिभुज का है। बहुत पुराना देशों से ये परिचय रहा है। ज्यामिति जो शब्द है यूनानी भाषा है। यूनान एक देश है, वहाँ की भाषा है। हम आपको परिचय करा रहे हैं। ज्यामिति दो शब्दों से मिलकर बना है, एक जियो और एक मिट्री, जिसका जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और मिट्री का अर्थ होता है मापना। यानी जो पृथ्वी को मापा जाता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ज्यामिति। ज्यामिति का उत्पत्ति पृथ्वी को नापने के लिए ही हुआ था कि हम लोग पृथ्वी को कैसे नापेंगे, इसको नापने के लिए ही ज्यामिति का उत्पत्ति हुई थी। गणित के चाहे वह मिस्र की सभ्यता हो, चाहे वह बेबीलोन की सभ्यता मैंने जानते होंगे, चाहे भारत की सभ्यता हो, चाहे चीन की सभ्यता हो, सभी में तमाम प्रकार के ज्यामिति का परिचय देखने को मिलता है। आप जानते होंगे विश्व के सबसे बड़ी नदी का नाम है नील नदी। जब नील नदी में बाढ़ आती थी तो अगल बगल के जो खेत होते थे वो सब दह जाते थे। तो लोग अपने खेतों को नापने के लिए, खेतों को आकार को नापने के लिए ज्यामिति का प्रयोग करते थे। ठीक है, तो इस ज्यामिति का आज हम लोग देखेंगे कि ज्यामिति के द्वारा हम लोग तमाम प्रकार के आयत जो त्रिभुज होते हैं उसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। हालांकि ज्यामिति के एक यूनानी गणितज्ञ जिसका नाम था थेल्स को जाता है। उन्होंने सबसे पहले ज्ञात उत्पत्ति प्रदान की। यह उत्पत्ति इस कथन थे कि वृत्त का व्यास वृत्त के समद्विभाजित भागों में बांटता है। थेल्स का सबसे प्रसिद्ध शिष्य पाइथागोरस था, जिसका नाम आपने अवश्य सुना होगा। पाइथागोरस और उसके साथियों ने अनेक ज्यामितीय गुणों की खोज की और ज्यामिति के सिद्धांतों का अत्यधिक विकास किया। यह प्रक्रिया 300 ईसा पूर्व तक जारी रही। इसी समय मिस्र में अलेक्जेंड्रिया के एक गणित के शिक्षक यूक्लिड ने उस समय तक ज्ञात गणित के सभी ज्ञान को एकत्रित किया और एलिमेंट्स नामक अपने प्रसिद्ध ग्रंथ के रूप में भी उसे व्यवस्थित किया। उन्होंने एलिमेंट्स को 13 अध्यायों में विभाजित किया, जिनमें वो प्रत्येक का पुस्तिका माना जाता है। तो चलिए आज हम लोग इसी के बारे में देखें। देखो, 3 व्यक्ति आते हैं, 3 विद्वान आते हैं। पहले आते हैं थेल्स। अच्छा, पढ़े होंगे वृत्त के बारे में। आप जब 8 में होंगे तो आपको वृत्त पढ़ाया गया होगा। तो वृत्त क्या होता है? जो वृत्त होता है एक प्रकार का संरचना होता है जिसका एक केंद्र होता है, और केंद्र से जब एक भुजा खींचते हैं जो दोनों परिधि को मिलाता है, माने वृत्त से होता है और केंद्र से एक रेखा खींचते हैं, उसको व्यास कहा जाता है। और जो व्यास होता है वृत्त को 2 बराबर भागों में बांट देता है। व्यास वृत्त को 2 बराबर भागों में क्या करता है? बांटता है। इसको किसने बताया? थेल्स ने बताया। थेल्स जो कि यूनान के एक बहुत ही प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे, उसने कहा था कि जब हम लोग क्या करते हैं, जब व्यास को खींचते हैं तो जो वृत्त होता है वह 2 बराबर भागों में क्या होता है? बट जाता है। किसने कहा? थेल्स ने कहा। आजा। और फिर बाद में एक वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम, थेल्स का ही वो शिष्य थे जिसका नाम था पाइथागोरस। हालांकि पाइथागोरस ने भी तमाम प्रकार के संरचनाओं को अध्ययन किया और एक सूत्र भी दिया था। याद है पाइथागोरस पर में, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। याद रखिए, ये पाइथागोरस थेल्स का एक शिष्य था और उस पाइथागोरस ने एक प्रमेय दिया था, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का। हालांकि बाद में और भी वैज्ञानिक आए। पाइथागोरस के बाद एक और वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम था यूक्लिड, और इस पाठ में यूक्लिड के ही बारे में अध्ययन करना है। तमाम प्रकार के जितने भी गणित के अध्याय थे, जितने भी गणित के क्षेत्र में खोजे गए सूत्र थे, सबको एकत्रित किया। किसने? यूक्लिड ने। हालांकि इस पाठ में यूक्लिड के बारे में ही सब कुछ हम लोग का अध्ययन करना है। तो तमाम प्रकार के आज विचारों के बारे में हम लोग आज अध्ययन करेंगे। समझ रहे हो? तो यूक्लिड जो आप पाठ देख रहे हैं उसके बारे में आज शुरुआत हम लोग करते हैं। आइए आ जाओ। तो लेसन 5 की शुरुआत हो रही है, परिचय हम लोग पढ़ रहे हैं।
पहले हम लोग जो पढ़ेंगे उसका नाम होगा ज्यामिति। वहाँ बैठ जाओ, जगह नहीं है तो ज्यामिति का मतलब जाने, जो आकार होता है उसके बारे में जब अध्ययन किया जाता है उसी को हम लोग ज्यामिति कहते हैं। तो पहला हेडिंग आपका आज का रहेगा जिसका नाम होगा ज्यामिति। ज्यामिति जो होता है दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो प्लस मिट्री। जियो प्लस मिट्री। जियो का मतलब क्या होता है? पृथ्वी, और मिट्री का मतलब होता है नापना। तो लिख लो, जियो ज्यामिति का अर्थ होता है, ज्यामिति का अर्थ होता है पृथ्वी को मापना। पृथ्वी को मापना, मापना का मतलब नापना, नापना लिख सकते हैं। अर्थात ज्यामिति के द्वारा विभिन्न प्रकार के आकृतियों के बारे में अध्ययन किया जाता है। आकृतियों के बारे में अध्ययन किया जाता है। अच्छा, आकृति क्या कह सकता है आपको याद होगा? हाँ, नापना या मापना बात ही किया। आयत भी हो सकता है, इसमें याद करें क्या हो सकता है? आयत भी हो सकता है, वर्ग भी हो सकता है, इसमें त्रिभुज भी हो सकता है, वृत्त भी हो सकता है। तो यही है आपका ज्यामिति। ज्यामिति के द्वारा पृथ्वी को नापते हैं। पृथ्वी कितनी बड़ी है, इसकी लंबाई कितनी है, इसकी ऊंचाई कितनी है, उसको नापा जाता है। ज्यामिति के द्वारा जो त्रिभुज है उसको नापा जाता है। ज्यामिति के द्वारा चतुर्भुज है उसको नापा जाता है। विभिन्न प्रकार के जितने भी आकृतियाँ देखते हैं, जब आप उसको नापते हैं, जब उसके बारे में आप अध्ययन करते हैं, तो उससे हम लोग ज्यामिति कहते हैं। आप याद रखेंगे जरूर। तो ये होती है ज्यामिति। ज्यामिति के द्वारा हम लोग चतुर्भुज वगैरह को नापते हैं। ठीक है। ज्यामिति का मतलब होता है आकार को नापना। अब आइए थोड़ा सा मैं बता देता हूँ नोट पॉइंट में। लिखाना कि जब विश्व के सबसे बड़ी नदी, नाम जानते हो उसका? नील नदी। विश्व के सबसे बड़ी नदी नील नदी में बाढ़ आता था तो अपने चारों ओर के खेतों को नष्ट कर देता था। तो अपने चारों ओर के खेतों को नष्ट कर देता था। जानते हो, बाढ़ आता है तो पूरा एकदम खेत और पूरा बहवा के एकदम लेके चला जाता है। तो अपने चारों ओर के खेतों को नष्ट कर देता था। और पुनः लोग अपने खेतों को किसके द्वारा? ज्यामिति के द्वारा नापते थे। खेतों को ज्यामिति के द्वारा मापते थे।
यही होता है। देख लो ध्यान से, अगर आपसे कोई पूछे कि क्या होती है ज्यामिति, तो आप ज्यामिति के परिचय के अंतर्गत आप बता सकते हैं कि ज्यामिति के द्वारा हम लोग खेतों को कैसे नापते हैं। विभिन्न प्रकार के जो आकृति होती है, चतुर्भुज होते हैं, त्रिभुज होते हैं, उसको कैसे हम लोग नापते हैं। तो इस तरीके से आप ज्यामिति के बारे में बता सकते हैं। हो गया। अब आएंगे कुछ विद्वान, कुछ वैज्ञानिक। जैसे पहला वैज्ञानिक आएंगे, उनका नाम होगा, सबसे पहला का नाम बताया गया था थेल्स। अच्छा, ये कहा किए थे थेल्स? थेल्स ने ये कहा था कि अगर कोई वृत्त है, देखो मैं बना रहा हूँ चित्र, समझो पहले, को पहले समझ लो तब लिखना। ये एक वृत्त है ना? तब वृत्त के अंदर केंद्र होता है, सब लोग जानते होंगे। अरे प्रकार का नोक जहाँ रख करके आप वृत्त खींचेंगे उसको केंद्र कहते हैं बाबू। अगर हम लोग केंद्र से होता हुआ एक रेखा इस तरीके से खींचे, केंद्र से होता हुआ क्या करें, रेखा खींचे, तो इस रेखा को हम लोग कहते हैं व्यास। इस रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, व्यास। अच्छा याद रखना, इसको व्यास कहते हैं, इसको परिधि कहते हैं। ये वृत्त की परिधि है, इसको हम लोग केंद्र कहते हैं। तो जो व्यास होता है वो वृत्त को कितने भागों में बांटता है, 2 भागों में, समान भाग में। जितना इसका मान होगा उतना इसका भी मान होगा। इसके बारे में सर्वप्रथम कौन बताए थे, थेल्स ही बताए थे। थेल्स ने कहा था कि यदि हम लोग एक वृत्त खींचे और वृत्त में एक व्यास खींचे, तो व्यास वृत्त को 2 बराबर भागों में क्या करते हैं, लिख लेना कि सर्वप्रथम थेल्स ने बताया था कि यदि हम वृत्त में एक व्यास खींचे तो वृत्त 2 बराबर भागों में बट जाएगा। ये थेल्स ने कहा था। आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि किस वैज्ञानिक ने कहा कि यदि हम लोग वृत्त को खींचे, वृत्त में व्यास खींचे तो 2 बराबर भागों में बढ़ जाएगा, तब क्या कहिएगा, थेल्स ने ही कहा था। थेल्स ने कहा था कि यदि हम लोग वृत्त को अंदर व्यास खींचे तो व्यास जो होता है वृत्त को 2 बराबर भागों में क्या करता है, बांट देगा। याद हो गया सबको? कौन दिक्कत? शुरू से नहीं पढ़ पाओगे, 5वां से पढ़ो। आज शुरू हुआ है 5वां, जो छोटा है उसको बाद में पढ़ाना। अभी शुरू हुआ, आज उतारते चलना इसको। तब वृत्त के अंदर व्यास खींचते हैं, तब वृत्त कितने भागों में बढ़ जाता है, 2 भागों में, समान 2 भागों में बढ़ जाता है। इसको सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने बताया था, थेल्स ने बताया था। याद कर लेना इसको। थेल्स ने कहा था कि यदि हम लोग वृत्त के अंदर एक व्यास खींचे, जो व्यास होता है वो व्यास वृत्त को 2 बराबर भागों में बांट देता है। थेल्स ने कहा था ऐसा बात। हो गया, सब लोग लिख लिए, इसको मिटाया जाए, जल्दी से लिखो। अब हम लोग चलेंगे, थेल्स के ही शिष्य थे, उनका नाम था पाइथागोरस। ठीक है, वो भी अपना नियम देते हैं, उनके बारे में भी हम लोग अध्ययन करेंगे। मिटाएं इसके बारे में, मिटाएं। आ जाओ, पाइथागोरस। अच्छा, ये पहले कौन थे जानो? पाइथागोरस थेल्स के शिष्य थे। आइस ने पाइथागोरस प्रमेय दिया था, याद है ना पाइथागोरस प्रमेय? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस, इस पर कुछ हम लोग सवाल भी लगाएंगे। बोले लिख लो कि पाइथागोरस थेल्स के शिष्य थे।
पाइथागोरस थेल्स के शिष्य थे। वह विभिन्न प्रकार के ज्यामितियों के आकार और क्षेत्रफल के बारे में बताए। बात मत करो, यहाँ देखो, क्षेत्रफल के बारे में बताए, विभिन्न प्रकार के आकार आकृतियों के बारे में यहाँ बताया। और उसने एक बहुत ही फेमस पाइथागोरस प्रमेय में दिया था ना, कि ना इसने बहुत प्रसिद्ध पाइथागोरस प्रमेय दिया था। पाइथागोरस प्रमेय दिया था। अब क्या है पाइथागोरस प्रमेय, आपको याद है? पाइथागोरस प्रमेय जब कह रहा है ना, तो यही होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, यही होता है पाइथागोरस प्रमेय। याद करो सब लोग, कभी भी कोई पूछे आपसे पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, तुरंत आप कहेंगे कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, यही होता है पाइथागोरस प्रमेय। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ठीक है। अब कौन क्या होता है कर्ण, हम आपको बताते हैं, थोड़ा समझा दे आपको। ये त्रिभुज है, ये क्या है? त्रिभुज। देखो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता है, याद करो, कितना डिग्री का कोण बना? 90 डिग्री। इसमें सबसे बड़ा भुजा कौन है? 90 डिग्री के सामने वाला, तो इसको हम लोग कहेंगे कर्ण। इसको क्या कहेंगे? कर्ण। हालांकि लंब और आधार बदलता रहता है, इसको लंब कहेंगे और इसको आधार कहेंगे, ठीक है। अच्छा, मान लो कि कोई सवाल आपसे पूछ दे, को बढ़िया से देखो, ये 10 दे दिया, ये 4 दे दिया, और यहाँ पर कहा कि x का मान बताइए। मान लो यहाँ पर a लिखोगे, ये b लिखोगे, ये c। समझो बाबू सब लोग ध्यान से, ये कर्ण दे दिया, ये लंब दे दिया, ये आधार दे दिया। देखो थोड़ा सा मैं 1 मिनट आपको बात करा दें कि जिस कर रहे होंगे, ये कर्ण है, यहाँ लंब है, और ये क्या है? आधार है। और अभी आपने एक सूत्र भी पढ़ा, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अगर कोई आपसे पूछे कि x का मान बताइए क्या होगा, तो बता देंगे। बस इसी तरीके से ये क्या है? कर्ण है। अच्छा, कर्ण को आप थोड़ा सा मैं आपको समझा दूं, जो कर्ण होता है उसको k से प्रदर्शित करते हैं, जो लंब होता है उसको l से, जो आधार होता है उसको a से प्रदर्शित करते हैं। कर्ण को k से, लंब को l से, आधार को a से। तो बताओ, अगर यहाँ कर्ण का मान x का मान निकालना तो कर्ण है ना, ये कर्ण है, ये लंब है, ये आधार है। और अपने सूत्र भी पढ़ा है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। सब लोग सीखो, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार। जहाँ कर्ण है वहाँ 10 रखेंगे, 10 का वर्ग, जहाँ लंब है 4 का वर्ग, जहाँ आधार है x का वर्ग। क्या आ जाएगा? 100। 10 का वर्ग कितना हो गया? 100। 4 का वर्ग 16 और x स्क्वायर, तो 100 इधर आएगा -16 बराबर x स्क्वायर, और 100 में से 16 जाएगा 84, इधर आ जाइए, तो इधर हम लिख सकते हैं 84 बराबर x स्क्वायर। और स्क्वायर जब हटाएंगे तो कर्णी के अंदर चला जाएगा 84 बराबर x। स्क्वायर हटाएंगे तो कर्णी के अंदर चला जाएगा, दोनों भी चीज़ भाई, स्क्वायर हटाएंगे कर्णी के अंदर। 84 को निकालना है तो आप काट लीजिए कहीं किनारे, इधर 84 है, 2 से काटेंगे 42, 2 से काटेंगे 21। चलो इसको लिख सकते हो 2 गुणे 21, लिखा सकता है ना। अरे 2 आया तो 2 का 2 1 गुणे 21। और आप ज़रा देखिए, जोड़ा लगाएंगे तो यहाँ से 2 निकल गया, 2 करने में 21, x का मान आपके पास मौजूद होगा।
यानी आपको कोई भी त्रिभुज है, 3 भुजाएं पाई जाती है त्रिभुज में, 1 2 3। अगर 2 भुजा का मान दिया है तो तीसरा भुजा का मान हमेशा आप पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके निकाल सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, कर्ण दे दिया, लंब दे दिया, आधार आप निकाल सकते हैं। 2 भुजा अगर मालूम है तो तीसरा आप निकाल सकते हैं। इसके लिए फेमस सूत्र किसने दिया? पाइथागोरस नामक वैज्ञानिक ने दिया। पाइथागोरस कौन था? तो पाइथागोरस थेल्स का शिष्य था। उसने लिखा कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार। अगर इस पर हम सवाल दे बना के लेकर आ जाएंगे आपको समझ में आया? एक और समझाएं? आइए इधर समझाते हैं, पूरा समझ ले तब लिखना। हाई 10 दे दिया, हाई 8 दे दिया, तो मान ली आपके आधार है, हाई आपका कर्ण है, अभी दिखाई देगा, ये लंब आपको निकालना। वह त्रिभुज है, कर्ण का मान 10 दे दिया, देख लीजिए, आधार आपके 8 दे दिया और लंब आपको क्या करना है? निकालना। तो त्रिभुज में 3 गो भुजा होता है और 2 भुजा आपको मालूम हो गया, तो एक तीसरा का निकाल सकते हैं ना? किसके द्वारा भाई? पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा। जो पाइथागोरस प्रमेय दे रहे हैं इसके द्वारा हम लोग बना सकते हैं। और इसके लिए जो आप यूज करेंगे वो रहेगा कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार। जहाँ कर्ण है उसके जब क्या रखेंगे? 10, तो 10 का वर्ग बराबर जहाँ लंब है निकालना है वैसे ही रखेंगे, जहाँ आधार है 8 का वर्ग कर देंगे। तो 10 का वर्ग कितना हो गया? 100। लंब का वैसे ही रखेंगे, ये 64 इधर कर दो तो कहा जाएगा 100 माइनस 64 बराबर L स्क्वायर। यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है ना? इसको मिटा करके यहाँ पर आ जाएगा। चलो 100 में से समझेगा रहेगा 36 बराबर L का स्क्वायर। लेकिन स्क्वायर जब हटाएंगे तो कर्णी के अंदर चला जाएगा, कर्णी में 36 आ जाएगा बराबर L और 6 निकल जाएगा ना, तो लंब का मान या स्क्वायर से भी लिख सकते हैं, लंब बराबर 6। आपका क्या आ गया आंसर? बड़ा ही सुंदर सवाल है, अब समझिए ना। लग बेकार है, सब लगा लोगे? अंकित क्या सवाल नहीं लग पाएगा? त्रिभुज के 3 को भुजा होता है, जब 2 भुजा दिया जाता है तीसरा निकाल सकते हैं। किससे? पाइथागोरस। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का। फटाफट उतारो, तब आ गया सवाल आप दे रहे बना।